है गाइस, वेलकम टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। आज से हिंदी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं उनको सबको हम बारी बारी से कवर करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है आज वर्णमाला। इससे पहले देखेंगे कि जो हमारी शिक्षा है यह देश हित में शिक्षा है, देश के लिए समर्पित शिक्षा है। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, यहाँ जितनी भी क्लास मिलती हैं सब फ्री क्लास हैं, आपको फ्री पीडीएफ, फ्री मटेरियल सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला। तो दोस्तों, वर्णमाला को देखने से पहले थोड़ा सा देखेंगे कि मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। जो मनुष्य वह क्या करता है, वह अपने भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए क्या करता है, भाषा का प्रयोग करता है। और उसी क्रम में जब वह भाषा का प्रयोग करता है, तो क्या होता है, उसके मुख से ध्वनि निकलती है। क्या होती है, ध्वनि निकलती है। उसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो दोस्तों देखेंगे, जैसे हमने बोला आ क्या है, यह जो हमारे मुख से ध्वनि निकल रही आ की, यह क्या है, वर्ण या अक्षर है। क बोलेंगे तो भी क्या है, जो यह ध्वनि निकल रही है वह वर्ण है या अक्षर है। प ड, इसी तरीके से हम जितने भी वर्ण बोलेंगे वह क्या हो जाएगा, जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है वह क्या है, वर्ण या अक्षर है। चाहे वर्ण रहे, अक्षर रहे या ध्वनि रहे, तीनों क्या है, एक ही रूप है या तीनों एक ही हैं। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि वर्णमाला क्या है। जो वर्णमाला है, हमने जो वर्णमाला का चैप्टर लिया है, इसका अर्थ क्या है। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णमाला से मतलब है माला, अर्थात क्या है, किसी चीज़ का समूह में होना। अर्थात वहाँ वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो वर्णों का समूह में होना, मतलब एक से अधिक होना क्या हो जाएगा, वह समूह हो जाएगा। अर्थात वर्ण जहाँ समूह में रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। लेकिन क्या होना चाहिए, उसका एक सुव्यवस्थित क्रम होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे, वर्णमाला कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या या कुल अक्षरों की बात की जाए तो वह कितनी है, 52 है, 52 है। अब हम इसको बारी बारी से देखेंगे कि यह 52 कैसे है, यह जो 52 इनको किस रूप में विभक्त किया गया है, या इनको हम कैसे जान सकते हैं कि यह 52 है। तो दोस्तों देखेंगे, आपके स्वर जो 52 वर्ण हैं, यह क्या है, उसमें कितने 11 आपके स्वर हैं। क्या है, 11 स्वर है। दोस्तों, कहीं कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वर 11 है या 13। तो स्वर आपके 11 ही हैं, क्योंकि जो दो अंग और अ है वह क्या है, आयोगवा है। वह क्या है, आयोगवा, ना कि वह एक स्वर है। तो स्वर कितने हैं आपके, 11। व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन है 33। संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो 4 है। आयोगवा की बात की जाए तो 2 है। और उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन यह क्या है, 2 है। इन सबको मिलाकर कितने होते हैं, 52, अर्थात 52 वर्ण होते हैं। तो वर्णमाला में कुल वर्णों या व्यंजन अक्षरों की संख्या कितनी है, 52 या 52 है। तो दोस्तों, स्वर हो, व्यंजन हो, संयुक्त व्यंजन, अयोगवा या उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन है, हम इनके बारे में आगे डिटेल में सब जानते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्ण या वर्णमाला के भेद। तो वर्णमाला के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। मुख्यतया कहेंगे तो 2 भेद हैं। पहला है आपका स्वर, इसी हम कहते हैं स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण। आगे देखेंगे, जो हमने कहा कि 2 भेद हैं, हमने कहा कि मुख्यतया क्या है, 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। एक होता है आयोगवा, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो हमारा स्वर वर्ण है, इसको देखेंगे कि जो स्वर होता है यह क्या होता है, या कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो स्वर वह ध्वनियाँ या वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। क्या है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं
उन्हें स्वर कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिनको बोलने के लिए, जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। और यदि बात की जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या की बात की जाए तो स्वरों की कुल संख्या आपकी है 11 है। अब हम देखेंगे कि जो 11 वर्ण हैं यह कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देखेंगे कि यह 11 वर्ण हैं आपका अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और अ है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो स्वरों से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिनको क्या होता है, इन छोटी छोटी बातों को हम जाने रहेंगे तो क्या होता है, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो हम उसको लगा सकते हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हिंदी वर्णमाला में यदि कुल मात्राओं की बात की जाए, कुल मात्राओं की संख्या की बात की जाए तो वह 10 होते हैं। जबकि हमने देखा कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। लेकिन यदि मात्रा की बात की जाए तो मात्रा कितने वर्णों के पास होती हैं, सिर्फ 10 वर्णों के पास ही क्या आती हैं, स्वर वर्ण के पास मात्रा होती है। अब हम कहेंगे कि वह कौन सा स्वर वर्ण है जिसके पास मात्रा नहीं होती। जो यह छोटा हम कहेंगे कि जो अ होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए क्या होता है, हिंदी वर्णमाला में कुल मात्राओं की संख्या तो 10 ही होती है। अब हम देखेंगे स्वर के भेद। अभी हमने देखा था कि वर्णों के भेद, लेकिन अब हम देखेंगे स्वर के भेद कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के भेद की बात की जाए तो स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं, हम इनको बारी बारी से देखेंगे कि वह 3 भेद कौन कौन से हैं। तो पहला है ह्रस्व स्वर, इसी को हम लघु स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। जो हमारा पहला है ह्रस्व स्वर, इसी को हम क्या कहेंगे, लघु स्वर कहें या मूल स्वर कहें या एक मात्रिक स्वर, सब क्या है, एक ही है। दूसरा पॉइंट है आपका जिसे हम गुरु या दीर्घ स्वर कहते हैं, गुरु या दीर्घ स्वर कहते हैं, इसी को हम संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तीसरा है आपका प्लुत स्वर, क्या होता है आपका, प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर, प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर। तो हमने देखा कि स्वर जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आगे देखेंगे ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर अर्थात हम कहेंगे जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात ऐसे स्वर वर्ण जिसको हम उच्चारित करते हैं तो उनमें क्या बोलने में सबसे कम समय लगता है, उनको हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते या स्वर कहते हैं। जैसे हम देखेंगे अ, ई, उ और री, इनको बोलने में क्या है, बहुत ही कम समय लग रहा है, इसलिए क्या है, ह्रस्व स्वर। तो दोस्तों अब हम देखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब क्या हो जाएगा आपका, बड़ा, क्या हो जाएगा आपका, बड़ा। तो हम कहेंगे कि दीर्घ स्वर क्या होता है, कहेंगे कि दीर्घ स्वर, इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दोगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर को बोलने में जितना समय लगता है उसका दोगुना समय बोलने में किस में लगता है, दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण हैं, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। यह क्या है, यह दीर्घ स्वर है। हम इनको बोलेंगे तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा क्या होगा, इसमें दुगुना समय लगेगा। अब हम देखेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, यह जो प्लुत स्वर है आपका, यह प्लुत स्वर जो होता है आपका, इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का क्या होता है, तिगुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। जब हम प्लुत स्वर को बोलते हैं तो इसको ह्रस्व स्वर की अपेक्षा क्या होता है, इसमें तिगुना समय लगता है। हम इसे क्या कहते हैं, इसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, ओम हमने लिखा है, जैसे ओम कहेंगे, इसे बोलेंगे तो कहेंगे ओम, या क्या है, बोलने में काफ़ी समय ले रहा है, तो क्या होता है, यही क्या होता है, आपका प्लुत स्वर होता है। जैसे मान लीजिए आपका इस तरीके से भी क्या होता है, यह भी क्या होता है, आपका प्लुत स्वर है। तो दोस्तों हम देखेंगे एक होता है संयुक्त स्वर। क्या होता है, संयुक्त स्वर। दोस्तों हमने देखा कि एक लघु स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। इसी में एक होता है संयुक्त स्वर। अर्थात संयुक्त का मतलब जो
जो जिसका निर्माण दो स्वरों से मिलकर बना हो। अर्थात हम कहेंगे कि जो हमारा मूल होता है, जो हमारा क्या होता है, मूल होता है, जैसे आ ई उ, ये क्या हो जाएंगे, आपके मूल स्वर हो जाएंगे। लेकिन संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर के बारे में देखा जाए कि संयुक्त स्वर जो है दो भिन्न स्वरों के योग से बना स्वर संयुक्त स्वर कहलाता है, संयुक्त स्वर कहलाता है। अब इनको देखेंगे यह कौन कौन से स्वर हैं और इनका निर्माण किन किन स्वरों से हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे ए जो है आपका, ए का निर्माण जो हुआ है आ प्लस ई से हुआ है। आ प्लस ई को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ए बन जाएगा। दूसरा देखेंगे तो दूसरा हमारा ऐ को हम ऐ का निर्माण करने के लिए हम कहेंगे कि ऐ का निर्माण किन दो स्वरों के मेल से हुआ है। आ प्लस ए को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ऐ बन जाएगा। आ प्लस ए मिलाएंगे तो ऐ बन जाएगा। दोस्तों इसको हम जाने रहेंगे तो हम जब संधि पढ़ेंगे तो उसमें हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो तीसरा देखेंगे आपका ओ का निर्माण जो है आ प्लस उ को हम जब मिलाएंगे तो ओ बन जाता है, और आ प्लस ओ को मिलाएंगे तो औ का निर्माण हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखेंगे व्यंजन। हमने अभी स्वर देखा, अब हम देखेंगे कि व्यंजन क्या होता है, या जो 33 व्यंजन है यह क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन देखेंगे कि वह ध्वनियाँ जो दूसरों की सहायता से बोली जाती हैं उसे व्यंजन कहते हैं। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वह वर्ण या वह ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। यदि हिंदी वर्णमाला में बात की जाए कि व्यंजन की, तो हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। 33 है। जैसे मान लीजिए आपका हमने बोला क, तो हम का बोल रहे हैं, का के साथ क्या आ रहा है, आ की ध्वनि आ रही है, आ की भी क्या हो रही है, ध्वनि आ रही है। तो क्या कहेंगे, का के साथ क्या है, आ मिला हुआ है, तो हम क्या है, आ क्या हो गया आपका स्वर हो गया, और का क्या हो गया आपका व्यंजन हो गया। तो हमने कहा कि जिसको उच्चारित करने के लिए जब हम उच्चारित करते हैं तो क्या होता है, स्वर की ध्वनि आती है या स्वरों की सहायता से बोली जाती है, उसे हम कहेंगे व्यंजन कहेंगे। और व्यंजन की जो 33 व्यंजन है आपका, यह का से लेकर हा तक होता है। का खा गा घा अंग च छ ज झ, इस तरीके से हा तक क्या होता है, यह 33 व्यंजन होते हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन के भेद। यह जो व्यंजन है यह कितने प्रकार के होते हैं या इनके कितने भेद हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला देखेंगे तो पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, या इसी को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन या इसी को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब हम इनको देखेंगे कि यह स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा, जो हमारी जीभ है, यह क्या है, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती है, उसे स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। हम क्या कहेंगे कि जो हमारी जिह्वा है इसके क्या करती है, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करती है, उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। दोस्तों ये जो कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ है, हम इसको जब वर्णों के उच्चारित स्थान को पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से देखेंगे कि कहाँ पर कंठ है, कहाँ पर ताल है, कहाँ पर मूर्धा और कहाँ पर दंत है, या कौन से वर्ण दंत है, कौन से ओष्ठ है। तो दोस्तों हमने देखा कि स्पर्शी व्यंजन क्या होता है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है आपकी 25, कितने 25। जो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है यह कितनी होती है, 25 होती है, 25 होती है। अब हम देखेंगे कौन कौन से हैं। यह आपका का वर्ग, मान लीजिए का वर्ग मतलब का खा गा घा अंग्या। चा वर्ग मतलब चा छा ज झ इया। टा वर्ग मतलब टा ठा डा ढा ड़। ता वर्ग मतलब त थ द ध ना। और पा वर्ग मतलब पा फा बा भा मा। तो हम इसको काउंटिंग करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 25 अर्थात 25। तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 25 है। नेक्स्ट देखेंगे तो हमारा दूसरे नंबर का व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अब इसको देखेंगे कि यह क्या होता है। तो देखेंगे इनके उच्चारण में जिह्वा ताल मूर्धा दंत के पास आ जाती है परंतु स्पर्श नहीं करते। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो यह अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यह इनकी आवाज़ जब हम इनको बोलते हैं
तो इनकी जो ध्वनि निकलती है यह कहीं भी टकराती नहीं है, यह सीधा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो यही क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जैसे हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो टोटल अंतस्थ व्यंजन है आपके 4। जैसे हमने देखा य, र, ल और वा। हम इसको बोलेंगे तो जैसे देखिए इसकी धुन कहीं भी क्या है, टकरा नहीं रही, वह सीधा क्या हो रही, बाहर निकल रही है। जैसे हमने बोला य, वा, रा और ला, यह क्या है, यह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो कितने अंतस्थ व्यंजन हैं, 4। कौन कौन से, य, र, ला और वा। नेक्स्ट देखेंगे, इसी में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे हम कि य और व को अर्धस्वर भी कहा जाता है। यदि पूछ ले कि एग्जामिनर की अर्धस्वर किसे कहा जाता है, तो या और व को क्या कहेंगे हम, अर्धस्वर भी कहते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि रा को वत्सर्य या कंपनजात या लुंठित या लोढ़ित या प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। रा को किसको, रा को वत्सर्य, कंपनजात, लुंठित, लोढ़ित या प्रकंपित वर्ण भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा ऊष्म व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि रगड़ या घर्षण के साथ निकलती है, या कहेंगे कि जो ध्वनि निकलती है, जब ध्वनि निकलती है तो क्या करती है, ऊष्मा पैदा होती है, उससे ऊष्मा पैदा होती है। या इसको बोलते समय हम क्या होती है, हमारी जो जिह्वा होती है या क्या करती है, या हमारी जो ध्वनि निकलती है वह क्या करती है, एक रगड़ के साथ निकलती है, और रगड़ से क्या होता है, ऊष्मा पैदा होती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और यह कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। और हमने इसको बोल के थोड़ा सा देखते हैं कि यह कौन कौन से वर्ण हैं। जैसे मान लीजिए आपका स और ह है, इसको हम बोलते हैं तो क्या होती है, हमारी जो ध्वनि निकलती है वह क्या करती है, वह टकरा के या रगड़ के निकलती है, जिससे क्या होती है, हमें बोलने में क्या होती है, ऊष्मा पैदा होती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन करते हैं। और रगड़ या संघर्ष के कारण क्या होता है, इसे हम संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो कितने हैं, 4, स और ह। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, अब इसके अलावा हमारा होता है संयुक्त व्यंजन। क्या होता है हमारा, संयुक्त व्यंजन। हमने जैसे देखा था संयुक्त स्वर, उसी तरीके से संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो दो भिन्न व्यंजनों के योग से बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अर्थात दो भिन्न व्यंजनों के योग से बना क्या होता है, जो एक व्यंजन बनता है उसको हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। कितनी, 4। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से यह व्यंजन हैं। तो आपके हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब हम देखेंगे कि जो इसका छा का निर्माण हुआ है यह किन व्यंजनों को मिला हुआ है। तो आपका का पे हलंत लगा होगा, और मतलब का हलंत लगने का मतलब कि का क्या है, आधा है, और सा क्या है, का पूरा है। अर्थात हम इसको जो एकदम डिटेल में, या हम इसको एकदम से विच्छेद कर देंगे तो आधा क आधा सा प्लस आ, यह क्या हो जाएगा, इसका निर्माण किसके हो जाएगा, छा का निर्माण इससे हो जाएगा। लेकिन क्या है, एग्जामिनर यही चीज़ पूछता है कि छा का निर्माण किससे हुआ है, तो का में हलंत लगा होना चाहिए, और सा क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। त्रा की बात की जाए तो ता में हलंत लगा हुआ है, और रा, हम इसको जब मिलाएंगे, इसका योग करेंगे तो इस क्या हो जाएगा, आपका त्रा हो जाएगा। लेकिन यदि हम डिटेल में यदि विच्छेद करना चाहें तो क्या हो जाएगा, आपका आधा ता आधा रा और अ, यह क्या हो जाएगा, आपका त्रा हो जाएगा। अर्थात हम बोलते हैं ता और रा की ध्वनि आती है, ता और रा की ध्वनि आती है, अर्थात आधा ता प्लस पूरा रा रहेगा। ज्ञा की बात की जाए तो ज्ञा जो होता है, ज्ञा को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको ज्ञा का निर्माण जो होता है, जा, आधा जा और इया से होता है, आधा जा और पूरा इया होता है। लेकिन यदि इसको डिटेल में विच्छेदित किया जाए तो आधा जा, आधा इया और आधा आ होता है। ज्ञा इस तरीके से हम बोलकर भी क्या करते हैं, पहचान सकते हैं। और स्रा देखेंगे तो स्रा हम स्रा बोलते हैं तो स्रा, सा और रा की ध्वनि आती है, तो आपका सा हो जाएगा आधा श और पूरा रा हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़े बड़े पैमाने पर करेंगे तो आधा सा आधा रा और प्लस आ हो जाएगा।
तो दोस्तों आप इन संयुक्त व्यंजनों को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि संयुक्त व्यंजन से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको संयुक्त व्यंजन को ध्यान रखना है कि किस संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन किन दो व्यंजनों से होता है। अब हम देखेंगे उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमने बताया था कि दो क्या होते हैं, दो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। दो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, वह क्या है, देखेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है उछला हुआ या फेंका हुआ। उछला हुआ या फेंका हुआ, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ ऊपर की ओर मुड़कर झटके के साथ आगे गिरती है उसे उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। अर्थात हम क्या करते हैं, ऐसा वर्ण जब हम बोलते हैं तो जीभ क्या होती है, ऊपर की ओर मुड़ती है और झटके के साथ गिरती है, झटके के। इसीलिए कहा गया कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उछला हुआ या फेंका हुआ। अर्थात ऐसा लगता है कोई चीज़ क्या हो, उछाल के उसको फेंक दी जाए। तो दोस्तों हम देखेंगे इसे हम क्या कहेंगे, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। आपका द्विगुण व्यंजन यह क्या है, ढ और ढ, ढ और ढ, ढ और ढ। देखिए यह आपका ड हो जाएगा, यह आपका द्विगुण व्यंजन नहीं होता, यह ढा हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर बिंदी लगी हो, ड़ और ढ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका यह द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज छूट रही है, आपका आयोग वाह। कहेंगे कि आयोग वाह क्या होता है। आयोग वाह, जो आयोग वाह है यह क्या होता है, यह ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है, बल्कि योग ना रहने पर भी जो साथ रहे उसे हम क्या कहते हैं, आयोग वाह कहते हैं। ना तो स्वर होता है ना तो व्यंजन होता है। और कहेंगे कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 2। जो आयोग वाह हैं इनकी संख्या कितनी है, 2। जो 2 इनकी संख्या है, हम देखेंगे कि यह कौन कौन से हैं। आयोग वाह में बात की जाए तो आयोग वाह जो हैं, जो आयोग वाह है यह, इनकी संख्या 2 है। पहला है आपका अंक और दूसरा क्या है, आह। पहला है आपका अंक और दूसरा है आह। अब दोस्तों देखिए जो 2 आयोग वाह हैं इनको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। अंक को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, और आह को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। अंक को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और आह को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। यदि मात्रा की बात की जाए तो जो अंग है ये आपका, यह क्या है, अनुस्वार है, और आह क्या है आपका, विसर्ग है। यदि मात्रा की बात की जाए तो अंक की मात्रा ऐसे लगती है और आह की मात्रा ऐसे लगती है। आह इस तरीके से जहाँ मात्रा लग जाती है वह क्या होता है, विसर्ग होता है। इस तरीके की मात्रा क्या होती है, अनुस्वार होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको अगली वीडियो में इससे जो बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इससे जो बच रहे हैं वर्णमाला में, जो भी शेष बच रहा है, जैसे मान लीजिए आपका हो गया घोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण और उच्चारित वर्णों का स्थान, उच्चारित वर्णों का स्थान, इसको हम सभी से डिटेल में कराएंगे, क्योंकि आज यदि कराने लगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए हमको 2 से 3 पार्ट में देखेंगे इसको, छोटी छोटी वीडियो में। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और इसी तरीके से फ्री वीडियो या फ्री मटेरियल चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।